नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। लखनऊ में युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया। वो इस विशिष्ट आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। यह पिछले 2 वर्ष से लगातार इसमें मंथन चल रहा था। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई चल रही थी और प्रदेश भर से 240 ऐसे युवा जिन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में भागीदार बनकर के आज यहां पर देश की किसी भी राज्य की सबसे बड़ी विधायिका में इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप आए हैं। ये सबसे पहले आपके लिए गौरव की बात होनी चाहिए और इस गौरवपूर्ण क्षण के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आप सबको यहां पर चयन के लिए बधाई देता हूं और यहां के इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। भारत ने लोकतंत्र की जिस विधा को अपनाया है वह संसदीय लोकतंत्र है। इसके 3 पिलर हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। ये 3 पिलर से ही देश की सारी व्यवस्थाओं का संचालन होता है। विधायिका वो मंच है जहां पर जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि नीति बनाने का काम करते हैं। उसकी चर्चा का विषय मंच ये होता है। देश के अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि या राज्य के अंदर राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से चुने गए जनप्रतिनिधि अपनी बातों को यहां पर रखते हैं। उसके लिए भी जो सत्र चलेंगे उसमें आपको मालूम होगा कि जो भी माननीय सदस्य है वहां पर आता है वह नियम के अंतर्गत ही अपनी बात को रख सकता है। उसके लिए भी अलग अलग नियम के अंतर्गत अलग अलग समय निर्धारित होता है प्रतिदिन का। उन मुद्दों को उन्हीं नियमों के अंतर्गत आपको विधानमंडल के सदन में प्रस्तुत करना है। और यहां पर जो नीति बनती है, जो कानून बनते हैं, जिन मुद्दों पे चर्चाएं होती हैं, फिर वही सरकार के पास जाती हैं और कार्यपालिका उसको इंप्लीमेंट करता है, उसको लागू करने का काम करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। कहीं भी नियम विरुद्ध कोई आचरण न हो उसके लिए जनता के लिए एक और मंच होता है जहां पर वह शासन के पास भी शिकायत कर सकता है। लेकिन अगर लगता है कि शासन अनसुना कर रहा है तो उसके लिए न्यायपालिका भी है। सामान्य रूप से अपराध होता है, उसको रोकने का दायित्व तो पुलिस के पास। पुलिस कार्रवाई करती है, अपराधी को सजा देनी है तो न्यायालय उसको सजा देगा। सामान्यतः कोई व्यक्ति अपनी कंप्लेंट किसी भी पुलिस अधिकारी के पास थाने से लेकर के और प्रदेश स्तर पर उस प्रकार की व्यवस्था की गई है, या एक लेखपाल से लेकर के मुख्य सचिव के स्तर तक एक प्रशासनिक तंत्र जनता की सेवा में लगा रहता है। इस सब के बावजूद अगर कहीं पर किसी को लगता है कि नहीं उसकी प्रॉपर सुनवाई नहीं हो रही है, वह जनप्रतिनिधियों के पास जाता है। वह भी उनके बारे में बोलता है कि भाई नियम के अनुसार इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी उसके लिए एक मंच और खड़ा होता है कि वह न्यायपालिका में जाकर के अलग अलग स्टेजेस होते हैं उसके भी, उसमें जाकर के अपनी बात को वहां पे रख सकता है।
यानी ये तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक नीति बनाने का काम करता है, यानी कानून भी बनाता है, एक उसको लागू करता है, और अगर कहीं पे कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो एक उसकी विवेचना करने का काम भी करता है, या उसके परिमार्जन के लिए आगे उस दिशा में प्रयास भी करता है। इसलिए इन तीनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में मानना चाहिए। जब तीनों मिलकर के कार्य करते हैं तो सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। और इसीलिए युवा संसद का उद्देश्य भी है ये नहीं कि आप केवल हर व्यक्ति केवल आज से शुरू कर दे कि अब तो मुझे नेता ही बनना है। नेता का मतलब एक नेतृत्व का गुण आपके मन में विकसित होना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप विधायिका के माध्यम से, आप कार्यपालिका के किसी तंत्र के रूप में भी काम कर सकते हैं। आप सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं, न्यायपालिका की सर्विस में भी आप जा सकते हैं, हायर जुडिशरी की सेवा में या अन्य क्षेत्रों में भी जाकर के आप अपनी सेवाओं को दे सकें। लेकिन उन क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट करने की, कुछ लीक से हट करके जब आप करते हैं वही लोगों के लिए प्रेरणादायी बनती है और वही नेतृत्व का गुण विकसित करने की एक नई कला आपके अंदर पैदा करती है। जब हम लकीर का फकीर बन जाते हैं, जब हम लकीर का फकीर बनते हैं और अपने कार्य से मुंह चुराते हैं तो वहीं पर हमारे पराभव का कारण बनता है। जब हम लीक से हट करके कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करते हैं तो वह लोगों के लिए, सामान्य जन के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है और लोग उसको हाथों हाथ लेकर के जब सम्मान देते हैं तो वह एक नेतृत्व उस क्षेत्र में जो विकसित किया गया वही एक लीडर का गुण होता है। ऐसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनंत संभावनाएं होती हैं अपनी बातों को रखने का, अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने का। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया कि देश की पूरी व्यवस्था का संचालन होता है एक संविधान से। हम कानून कोई भी बनाते हैं, भारत का संविधान हमारे सामने होता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। वह जापान की प्रमुख कंपनी सनटोरी होल्डिंग्स लिमिटेड के सीईओ निगामी तकेशी ने जहां आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह बैठक दोनों ही देशों के बीच में आर्थिक और व्यापारिक समझौतों को लेकर के, संबंधों को लेकर के मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही। बैठक के बाद निगामी तकेशी ने मीडिया से बात किया और कहा कि भारत और जापान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जापान के लिए भारत में निवेश करने का बहुत बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न व्यापारिक पहलुओं पर चर्चा किया, जिसमें विशेष रूप से भारतीय बाजार में जापानी कंपनी के निवेश और भारतीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के तरीके पर बात की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने मिर्जापुर में हुए विकास कार्यों को लेकर के कहा, पिछले 10 वर्षों में मिर्जापुर का कायाकल्प हुआ है। यह वही परिणाम है जो पिछले 8 से 10 वर्षों में किए गए कार्यों का नतीजा है।
सीएम ने मिर्जापुर में बने मंदिर कॉरिडोर का उल्लेख करते हुए कहा कि इस कॉरिडोर के कारण मंदिर की जो आमदनी है वो 5 गुना बढ़ जाएगी और अगर यह कॉरिडोर नहीं होता तो महाकुंभ प्रयागराज के कारण धाम पर आने वाली भीड़ का दबाव बहुत मुश्किल होता। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार द्वारा विकास और सुरक्षा के मॉडल की सराहना किया। के कार्यकाल के उपरांत आयोजित डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के इन कार्यों के बारे में जो जनपदीय विकास उत्सव के आयोजन हुए हैं, इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले 10 वर्ष के अंदर मिर्जापुर जनपद की कायाकल्प हुई है। बाणसागर की परियोजना पूरी हुई, मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पे मेडिकल कॉलेज बना और मां विंध्यवासिनी मंदिर का कॉरिडोर का निर्माण होने के साथ ही वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्रि मेले की तैयारियों को लेकर के एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। मेले में आयोजन जो है उसमें सुरक्षा होनी चाहिए, साफ सफाई और यातायात की जो व्यवस्था उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि मेले के दौरान कोविड-19 से संबंधित जो सभी सुरक्षा उपाय हैं उसका भी पालन किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ स्थित लोकबंधु अस्पताल में भर्ती बीमार बच्चों का हालचाल जाना। ये बच्चे कल हुए फूड पॉइजनिंग के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिनकी तबीयत बिगड़ गई थी। मुख्यमंत्री ने बच्चों की स्थिति का जायजा लिया और उन्हें हर संभव चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों के परिवार से भी मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम ने बच्चों की सेहत के लिए निर्देश दिए और साथ ही साथ जो फूड पॉइजनिंग की वजह से जो बच्चे बीमार पड़े हैं उनसे मिलने लोकबंधु अस्पताल पहुंचे और उनके परिजनों से भी मिले और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर की जानकारी लेते हुए भी नजर आए कि आखिर फूड पॉइजनिंग इन सभी बच्चों को एक साथ हुआ तो हुआ कैसे, और साथ ही निर्देश भी दिए कि इन बच्चों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए और सही रूप से इनका इलाज किया जाए। साथ ही परिवारों से भी मिले और उनको सांत्वना देते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के तहत हुए जमीन घोटाले में राज्य सरकार ने गंभीर कदम उठाए हैं। डिफेंस कॉरिडोर के लिए भटगांव में जमीन अधिग्रहण घोटाले में आईएएस अभिषेक प्रकाश समेत 16 अधिकारी दोषी करार किए गए। जांच में यह भी पाया गया कि इस घोटाले में आईएएस अभिषेक प्रकाश समेत जो कुल 11 अफसर दोषी हैं, वो इस घोटाले में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी अमरपाल सिंह भी शामिल पाए गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। डिफेंस कॉरिडोर के लिए लखनऊ के भटगांव में जमीन अधिग्रहण घोटाले में आईएएस अभिषेक प्रकाश और तत्कालीन अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरपाल सिंह समेत 16 अधिकारियों व कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया। राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष रजनीश दुबे की रिपोर्ट को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी। तत्कालीन डीएम अभिषेक प्रकाश रिश्वत मामले के आरोप में पिछले सप्ताह ही निलंबित किए जा चुके हैं। बाकी सभी सेवारत कर्मियों का निलंबन भी तय माना जा रहा है। इस घोटाले में आरक्षित श्रेणी की सरकारी भूमि भी अवैध रूप से घपलेबाजों के नाम कर दी गई, जो गंभीर प्रश्न उठाता है। जांच में ये सामने आया कि 36-37 साल पहले भी फर्जी पट्टा पत्रावली के आधार पर आवंटियों के नाम असंक्रमणीय और संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज किए गए थे, जिससे सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि को भी अवैध रूप से बेचने की अनुमति दी गई, जो पूरी तरह से कानून के खिलाफ था। इसके अलावा तमाम मामलों में खनौती में नाम दर्ज नहीं होने के बावजूद केवल रजिस्ट्री के आधार पर मुआवजे का भुगतान किया गया।
जो पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बनाता है। मामले की जांच कर रहे दुबे कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अवैध रूप से यूपी डाक को जमीन बेचकर जिन लोगों ने मुआवजा लिया है उनसे धनराशि की नियमानुसार वसूली होगी और उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई भी की जाएगी। सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है और इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने सपा पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला करते हुए एक ट्वीट किया। समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए दलित नेताओं को आगे करने घिनौनी राजनीति रचती है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि सपा अपने दलित नेताओं का उपयोग कर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट की घटना से 3 श्रमिकों की मौत हो गई है। एसीपी ज्ञान प्रकाश ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि आज इस फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट के कारण 3 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए और जांच जारी है। फैक्ट्री में हुई इस दुखद घटना ने श्रमिकों के सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध दर्ज करने की अपील की है। बोर्ड ने कहा कि जुम्मातुल विदा के मौके पर मुसलमान अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर इस बिल के विरोध में अपनी आवाज उठाएं। वह AIMPLB ने इस विधेयक को एक गहरी साजिश करार दिया। कहा कि इसका उद्देश्य मुसलमानों को उनकी धार्मिक संस्थाओं से बेदखल करना है। बोर्ड ने मुसलमानों से एकजुट होकर इस विधेयक के खिलाफ खड़े होने की अपील की। वही अलविदा जुमे की नमाज को लेकर संभल शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन ने इस दिन सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर सड़क और छतों पर नमाज न पढ़ने की हिदायत दी है। पीस कमेटी की बैठक में यह निर्देश दिए गए कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने से बचे, ताकि किसी भी तरीके की कोई असमंजस या फिर तनाव की स्थिति न पैदा हो। वही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने 50 लाख रुपए की कोर्ट संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में सही ठहराया। यह संपत्ति 2009 में मुख्तार अंसारी ने अपनी पत्नी अफांशा अंसारी के नाम से मोहम्मदाबाद में खरीदी थी। तो गाजीपुर जिले के डीएम ने संपत्ति को कुर्क किया है और अब कोर्ट में इसे वैध करार दिया गया। इस मामले में ADGC क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने कोर्ट में इस फैसले की पुष्टि की है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोर्ट का जो फैसला है वो सामने आया है। एक और मामले को लेकर के जो 50 लाख की जो संपत्ति है उसको कुर्क करने को जो राज्य सरकार ने कुर्क किया था उसको सही ठहराया है और साथ ही साथ ADGC ने भी इस पूरे फैसले को लेकर के पुष्टि किया है। हालांकि मुख्तार अंसारी की एक पर एक जो कार्रवाई है वो उनकी संपत्तियों को लेकर के देखा जा रहा है। 2009 का यह मामला है जब मुख्तार अंसारी की संपत्ति को कुर्क किया गया था, जो कि उन्होंने अपने मुख्तार अंसारी ने अपनी बीवी के नाम पर उस संपत्ति को रखा था, जिसके बाद इसे कुर्क किया गया। हालांकि अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस कुर्की को सही करार दिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित एक आश्रय केंद्र में 35 बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया। बच्चों की तबीयत खराब होने के बाद यह खुलासा हुआ कि उन्हें बासी और गंदा खाना परोसा जा रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि किचन में भी गंदगी का आलम था और बच्चों को जो पानी दिया जा रहा था वह भी स्वच्छ नहीं था। आश्रय केंद्र के एक अंदरूनी सूत्रों ने यह भी बताया कि जो पानी बच्चे पीते थे उससे गार्ड भी हाथ नहीं धोते। किचन की हालत इतनी ज्यादा खस्ता थी कि वहां साफ सफाई का कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। बच्चों को बासी और बदबूदार खाना दिया जा रहा था, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी है। वही नगरा गोलीकांड के मामले में जिला कोर्ट ने 20 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। इस फैसले में पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह भी शामिल है, जिन्हें इस केस से बरी कर दिया गया।
यह घटना 18 मार्च 2004 की है, जब नगरा थाने में गोलीकांड हुआ था और इस गोलीकांड में 6 से 7 लोग घायल हो गए थे, जबकि 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। घटना के बाद कई आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें से 20 आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। वो इस मामले में दोष मुक्त किए गए जो सभी आरोपी हैं, उनको लेकर के अब तक की जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस गोलीकांड की घटना को लेकर काफी लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है। अब इस फैसले के बाद स्थानीय समाज और राजनीतिक जो हलके हैं उनमें चर्चाएं अब तेज हो चुकी है। तो पूर्व एमएलए भी इस पूरे मामले को लेकर के बरी हो चुके हैं। न्यायिक प्रक्रिया हालांकि अगर बात करें तो उसके तहत ये सारा सबूतों के अभाव में ये फैसला लिया गया। वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा, जीने के लिए टैक्स, मरने के लिए टैक्स और बीच में सब चीजों पर टैक्स। केवल 2 चीजें निश्चित है, मृत्यु और टैक्स। हमारा सपना विश्व गुरु बनने का है, लेकिन हम टैक्स गुरु बन गए हैं। राघव चड्ढा ने वित्तीय नीति और टैक्स सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे आम लोगों के लिए बोझ बताया है। सरकार में टैक्स प्रणाली में सुधार की भी मांग किया है। शुक्रिया मैडम। टैक्स टू लिव, टैक्स टू डाई एंड टैक्स एवरीथिंग इन बिटवीन। इस जीवन में 2 ही चीजें निश्चित हैं। देयर आर ओनली 2 थिंग्स दैट आर सर्टन, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे, हर मोड़ पर हर जगह मुझे ही पाओगे, यानी कि टैक्स। मैडम, सपना था विश्व गुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। और इतना टैक्स जो भारत की आबादी सरकार के खजाने में डालती है, उसके बदले सरकार जनता को देती क्या है, यह बहुत बड़ा सवाल है। कौन सी ऐसी हाई क्वालिटी सर्विस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को दी जाती है? क्या हमें क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? नहीं मिलता। क्या हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है? नहीं मिलती। क्या हमें फ्री वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन मिलता है? नहीं मिलता। क्या हाई क्वालिटी रोड्स मिलती हैं? अगर अच्छी हैं तो टोल टैक्स भरना पड़ता है। क्या 24 घंटे 7 दिन बिजली आती है? नहीं आती। तो इतना सारा जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है, उसका करती क्या है? वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आईएसआई से कथित संबंधों पर असम पुलिस की एसआईटी की जांच को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है और भी महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। एसआईटी पाकिस्तान और भारत के कुछ लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में सफल रही है। जांच अभी भी जारी है। हमने पहले ही एसआईटी में सितंबर तक जांच बंद करने की मांग किया था, और वही सीएम शर्मा का यह बयान ऐसे समय में आया जब एसआईटी आईएएस से जुड़े मामले की गहनता से जांच कर रही, जिसमें असम और अन्य क्षेत्रों की सुरक्षा के लिहाज से कई सवाल उठ रहे हैं। I think there are many more important revelation is there. SIT has been able to establish a close link between the Pakistan and India's Pakistan establishment and some of the individual from India, and this investigation is ongoing. We have already asked SIT to close the investigation by September, and I will be able to reveal you more. तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।